तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि यदि आप लोग अपने क्लास 12 की फिजिक्स में 70 नंबर बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखो। क्योंकि हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं पूरी क्लास 12 की फिजिक्स में आपके जितने भी महत्वपूर्ण डेरिवेशंस होते हैं और साथ ही में लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, उन सारे प्रश्नों को एक सीरीज के माध्यम से आप लोग करवा रहे हैं। और इस सीरीज में अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 3 तक देख लिया है। आज का ये वीडियो आपका पार्ट नंबर 4 होने वाला है। तो यदि आप लोग इस सीरीज को अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, तो ये आप लोग डेफिनेटली अपने बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स में 70 नंबर बिल्कुल आराम से पक्का कर सकते हैं। क्योंकि इसके अंतर्गत यानी कि इस सीरीज के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण आपके दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न कराए जा रहे हैं, जिनकी संभावना 2024 की बोर्ड परीक्षा में आपके आने की है। तो इसीलिए आप लोग इन सारे सीरीज को अच्छे तरीके से फॉलो करो और हर एक क्वेश्चन यानी कि सीरीज में कराया गया हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। क्योंकि जितने भी प्रश्न मैं आपको इस सीरीज के अंतर्गत करवा रहा हूँ, सभी आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, ठीक है? कोई ऐसे-वैसे प्रश्न नहीं है, सभी आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वाले प्रश्न हैं। उन्हीं प्रश्नों को हम लोग इस सीरीज के अंतर्गत कर रहे हैं। तो इससे पहले भी हम लोगों ने 3 पार्ट देख लिया है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी और लिंक पे क्लिक करके आप लोग पुराने पार्टों को भी जाकर के देख लेना। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में, जिसमें हम लोग पार्ट नंबर 4 देखने वाले हैं। इससे पहले के जो पार्ट थे मैंने आपको बता ही दिया कि कहाँ से आपको जाकर के देखना है। तो पार्ट नंबर 4 में आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। पूरा डेरिवेशन मैं आपको अच्छे तरह से समझाने वाला हूँ, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखो। और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आता है, तो वीडियो को एक छोटा-सा लाइक आप लोग ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप लोग सपोर्ट दिखाओगे, तभी आप लोग को बेहतर तैयारी करवाई जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। अब आप लोग सपोर्ट तो दिखा ही सकते हो, इतनी सारी मेहनत हम आप लोगों के कर रहे हैं, तो इसीलिए आप छोटा-सा लाइक और कमेंट करके एक छोटा-सा प्यार आप लोग ज़रूर दे सकते हैं हमें। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये आपका जो नोट्स प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, वो आपको कहाँ पर मिलेगा वो आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं और उसका सॉल्यूशन भी अच्छे तरीके से करते हैं। तो यदि आप लोग हमारे टॉपर ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का जो प्राइस है टॉपर ग्रुप का, वो मात्र ₹100 रखा गया है, जिसमें आपको क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप लोग फिजिक्स के लिए टॉपर ग्रुप लेते हैं, तो उसमें आपको मिलेगा क्लास 12 फिजिक्स के जितने भी चैप्टर होते हैं, उन सभी का ऑल हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, यानी कि ऑल चैप्टर का हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। और साथ ही में आपको यहाँ पर मिलेगा क्या, और साथ में आपको मिलेगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके हो सकते हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर में आपके जितने भी महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे वो मिलेंगे, जितने भी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे वो मिलेंगे, जितने भी महत्वपूर्ण आपके बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, साथ में जितने भी महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, वो सारे प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर में दिए जाएंगे। तो एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र ₹100 रखा गया है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग फिजिक्स के लिए टॉपर ग्रुप लेते हैं, तो उसमें आपको ऑल चैप्टर हैंड रिटन नोट्स मिलेगा ऑल चैप्टर का, और साथ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो इसीलिए जिसको भी ज्वाइन करना है वो टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और जो भी लोग टॉपर ग्रुप नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, वो यूट्यूब पर वीडियोस को देख कर के तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर भी सारी तैयारी आपको करवाई जा रही है। इसके अलावा कैसे ज्वाइन करना है उसे भी समझ लीजिए। तो यदि आप लोग टॉपर ग्रुप को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप लोग को इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और सारी जानकारी देनी है कि आपको किस सब्जेक्ट के लिए टॉपर ग्रुप चाहिए। उसके बाद में फिर आपको वहाँ पर सारी जानकारी दे दी जाएगी। फिर आप लोग जा कर के वहाँ से देखना, और जिसको भी चाहिए होगा वो तो इसी नंबर पे आप लोग पेमेंट करके, इसी नंबर पे व्हाट्सएप पर आप लोग पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना। फिर आपको वहाँ पर जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप लोग चाहेंगे, उस सब्जेक्ट के लिए आपको वहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। नंबर आपका हो जाता है 97 93 44 0081। तो नंबर आप लोग नोट कर लीजिए। यदि आप लोगों को टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना है, और मैसेज या करना है आपको, कॉल नहीं करना है, क्योंकि कॉल बहुत लोग कॉल करते हैं तो अटेंड कर पाना मुश्किल है, लेकिन आप लोग जब मैसेज करोगे तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन को कर रहे थे। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 3 तो देख लिया था। आज का वीडियो आपका पार्ट नंबर 4 होने वाला है। तो पार्ट नंबर 4 में जो आपका आज का प्रश्न होने वाला है, आइए उसको हम लोग देखते हैं। तो आज का जो हमारा प्रश्न होने वाला है, वो आपका होने वाला है कि गॉस की प्रमेय से आप क्या समझते हैं, इसकी उपपत्ति भी दीजिए। यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आपका हो जाता है कि गॉस की प्रमेय से आप क्या समझते हैं, और साथ ही में उसका प्रूफ भी हम लोग को देना है। तो इस प्रकार से सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग इस पर आईएमपी का टिक लगा लेंगे। उसके बाद में फिर हम लोग इसका सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है।
सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद में फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। यदि आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते हो अंत तक, तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके दिमाग में छप जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है। फिर हम लोग इसका आंसर देखना स्टार्ट करते हैं। तो इस पेज को मैं हटा देता हूँ, फिर हम लोग इसका उत्तर देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको पता ही चल गया कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका है कि गॉस की प्रमेय से आप क्या समझते हैं और इसकी उत्पत्ति भी कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है। अब इसका हम लोग उत्तर देखते हैं। तो उत्तर में सबसे पहले हम लोग को बताना है कि गॉस की प्रमेय आखिर क्या है। तो गॉस की प्रमेय में आप लोग इसका उत्तर बताओगे, यानी कि इसकी परिभाषा बताओगे कि गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, जिसे हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात आप लोग बता सकते हो कि फाई ई बराबर आपका हो जाता है Q इंटू 1/ε0। इसको हम लोग Q/ε0 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाता है गॉस की प्रमेय। अब इसकी उत्पत्ति हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसको हम लोग प्रूफ करेंगे कि किस प्रकार से आपकी ये निकल करके सूत्र आएगा, ठीक है? तो इसलिए आप लोग यहाँ तक आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो सबसे पहले इसकी परिभाषा को और ये सूत्र को। उसके बाद में फिर हम लोग इसकी उपपत्ति करते हैं, ठीक है? तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग इसकी अब उपपत्ति करते हैं। तो इसके प्रूफ में आपको सबसे पहले इसका डायग्राम समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जैसे आप लोग डायग्राम समझ जाओगे, फिर इसमें क्या-क्या चीज़ें करनी है वो भी आप लोग आसानी से समझ जाओगे। तो इसका डायग्राम सबसे पहले आप लोग समझ लो। तो डायग्राम कैसे समझोगे वो मैं आपको यहाँ पर बना करके दिखाने वाला हूँ। तो डायग्राम में आपको सबसे पहले क्या बनाना है, डायग्राम बना करके समझ लेना है। जैसे आप लोग डायग्राम समझ जाओगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसमें। आगे बाकी जो चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर समझा ही दूंगा, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोग क्या मानेंगे, आप लोग मान लीजिए कोई एक आपका बंद गॉसियन पृष्ठ है। इस प्रकार से मान लीजिए कोई आपका एक बंद गॉसियन पृष्ठ है, जिसमें कोई आपका बिंदु उपस्थित है O, ठीक है? अब इस O बिंदु पर कोई आपका आवेश प्लस Q रखा हुआ है। इस प्रकार से ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ लेना है। अब इस जो आपका गॉसियन पृष्ठ है, इस पर कोई एक बिंदु आप मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु P है, ठीक है? इसके चारों ओर हम लोग किसकी कल्पना करेंगे, हम लोग इसके चारों ओर एक आपका DA क्षेत्रफल यानी कि अल्पांश क्षेत्रफल की कल्पना करेंगे इस प्रकार से। उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे आगे। तो इस प्रकार से आप लोगों ने अभी तक यहाँ तक समझ लिया है कि यह एक आपका गॉसियन पृष्ठ है, जिसमें आपका कोई बिंदु O है, जिस पर आपका प्लस Q आवेश उपस्थित है। उसके अलावा गॉसियन पृष्ठ पर कोई बिंदु आपका P है, जिसके चारों ओर आपका क्या है, DA क्षेत्रफल यानी कि अल्पांश क्षेत्रफल हम लोगों ने माना है। इसके आगे आप लोग क्या बताओगे, इसके आगे आप लोग बताओगे कि जो आपका DA क्षेत्रफल है यानी कि अल्पांश क्षेत्रफल है, इसके कारण जो आपका बिंदु O पर जो आपका कोण बनेगा, वो कोण क्या हो जाएगा, आपका घन कोण कहलाएगा। यानी कि जो आपका अल्पांश क्षेत्रफल के कारण जो आपका कोण बनता है, उससे ही हम लोग क्या बोलते हैं, घन कोण बोलते हैं। घन कोण को हम लोग डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो कोण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आपका डी ओमेगा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग डी ओमेगा यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है? उसके बाद फिर आपका जो इसकी त्रिज्या है, त्रिज्या आपको पता होना चाहिए, इसका जो त्रिज्या है वो कितना है, आपका आर है। तो इस प्रकार से इसकी त्रिज्या भी आ गई। उसके आगे आपको यहाँ पर बता देना है कि ये आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और साथ ही में ये आपका है क्षेत्रफल सदिश, ठीक है? उसके बाद फिर आपका जो क्षेत्रफल सदिश है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में जो कोण है आपका, वो थीटा कोण है। तो आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया है। तो इसमें हम लोगों ने क्या-क्या आपको चीज़ें बताई, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा कोई एक आपका बंद पृष्ठ है, बंद गॉसियन पृष्ठ है, जिसमें आपका कोई बिंदु O है, जिस पर आपका प्लस Q आवेश रखा हुआ है। अब यह गॉसियन पृष्ठ पर कोई आपका बिंदु P है, जिसके चारों ओर हम लोगों ने अल्पांश क्षेत्रफल DA माना है। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि जो आपका DA क्षेत्रफल के कारण जो आपका बिंदु O पर जो आपका कोण बन रहा है, वो क्या है, आपका डी ओमेगा यानी कि घन कोण बन रहा है, तो इसे हम लोग घन कोण बताएंगे। उसके बाद फिर आपका इसका जो त्रिज्या है वो आपकी आर है, इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार से आपका हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका ये आपका हो जाएगा क्षेत्रफल सदिश, और उसके क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में जो कोण बन रहा है उसे हम लोग थीटा बोलेंगे, ठीक है? इस प्रकार से आपका यहाँ तक चित्र समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग इसका क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे किस प्रकार से आपको थ्योरी में लिखना है और किस प्रकार से आगे इसको सॉल्व करना है, उसको आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि जो आपका प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण हम लोग बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि E बराबर 1/4πε0 Q अपान में आर स्क्वायर होता है। इसको हम लोग पहला समीकरण बना देते हैं इस प्रकार से, ठीक है? तो ये आपका हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। आगे आप लोग इसमें बताएंगे कि जो आपका अल्पांश क्षेत्रफल है, अल्पांश क्षेत्रफल क्या है, DA है। तो DA के कारण जो आपका बिंदु O पर जो आपका अंतरित घनकोण हो रहा है, यानी कि डी ओमेगा हो रहा है, वो आपका क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बराबर आपका हो जाएगा DA cos थीटा अपान में आर स्क्वायर।
तो ये आपका हो गया सेकेंड समीकरण, क्योंकि डी ओमेगा बराबर आपका हो जाएगा डी ए कॉस थीटा अपन में आर स्क्वायर, तो इसको हम लोग सेकेंड समीकरण बना लेंगे। उसके आगे आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग बताएंगे कि अब अल्पांश डी ए से बद्ध अल्प वैद्युत फ्लक्स, यानी कि जो आपका ये डी ए क्षेत्रफल है इससे बद्ध जो आपका अल्प वैद्युत फ्लक्स है उसको हम लोग निकालेंगे। तो आप लोग जब इसका निकालोगे तो फिर क्या आएगा आपका डी फाई ई, यानी कि जो आपका डी ए है यानी कि अल्पांश क्षेत्रफल है, तो इसीलिए हम लोग क्या लगाएंगे डी फाई ई बराबर आपका हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि इसका जो आपका जो सूत्र पता होगा वैद्युत फ्लक्स का, वो सूत्र होता है आपका फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। ठीक है, ये ई ए कॉस थीटा होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं डी ए यानी कि अल्पांश क्षेत्रफल के कारण वैद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ए की जगह पर, यानी कि ए क्या है आपका क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल की जगह पर यानी कि ए की जगह पर क्या हो जाएगा आपका ई डी ए हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा। इस प्रकार से हो गया ना, ये चीज आपको यहाँ पर समझना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा अल्प वैद्युत फ्लक्स आपका इस प्रकार से सूत्र हो जाएगा। अब आगे आप लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले अल्पांश डी ए से बद्ध अल्प वैद्युत फ्लक्स निकाला, यहाँ पर इस प्रकार से आपका हो गया। उसके बाद में फिर हम लोग अब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स जब आप लोग निकालोगे तो क्या हो जाएगा फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, इस ये चीज आपको यहाँ पर समझ लेना है। ठीक है, इसकी जब हम लोग इसका समाकलन करेंगे तो फिर आपका कुल वैल्यू प्लस निकल करके आ जाएगा। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा आपका समाकलन डी फाई ई। तो डी फाई ई का जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग ये लिखेंगे ना ई डी ए कॉस थीटा बराबर क्या है आपका डी फाई ई है ना, तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे डी फाई ई की बराबर क्या कर देंगे आप लोग ई डी ए कॉस थीटा। तो इस प्रकार से हम लोग समाकलन लगा करके ई डी ए कॉस थीटा बना देंगे इस प्रकार से। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग समीकरण एक से आप लोग यहाँ पर मान रखेंगे कि जो आपका ई है। अब समीकरण एक में आप लोग देखेंगे तो क्या है ई बराबर क्या है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर स्क्वायर है ना। तो यदि हम लोग चाहें तो ई की जगह पर हम लोग ये चीज लिख सकते हैं ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर स्क्वायर, ये चीज हम लोग लिख सकते हैं ना ई की जगह पर। तो यही चीज हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। फाई ई बराबर आपका हो जाएगा समाकलन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर स्क्वायर। उसके बाद में फिर आपका क्या बचा डी ए कॉस थीटा बता, तो ये चीज हम लोग लिखेंगे डी ए कॉस थीटा। अब आगे आप लोग क्या करोगे, जो आपका Q है, ठीक है Q है, और साथ में जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसको हम लोग समाकलन से बाहर निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा आपका, तो अंदर आपका बच जाएगा डी ए कॉस थीटा और बटे में आपका आर स्क्वायर बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा समाकलन डी ए कॉस थीटा अपान में आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से यहाँ तक हो गया। अब हम लोग समीकरण दूसरे का यूज करेंगे, यानी कि जो आपका समीकरण दूसरा यहाँ पर हम लोगों ने बनाया था समीकरण सेकंड, इसका हम लोग यूज करेंगे। तो समीकरण सेकंड से हम लोग क्या करेंगे फाई ई बराबर आपका क्या हो जाएगा क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप लोगों ने यहाँ पर देखा क्या था, यहाँ पर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब अंदर क्या था समाकलन के डी ए कॉस थीटा अपान में आर स्क्वायर था। अब यहाँ पर आप लोग देखो कि डी ओमेगा बराबर क्या है डी ए कॉस थीटा अपान में आर स्क्वायर। तो यही चीज हम लोग यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो आपका डी ए कॉस थीटा अपान में आर स्क्वायर है, इसकी जगह पर हम लोग डी ओमेगा लिख सकते हैं ना, क्योंकि सेम है। डी ओमेगा बराबर क्या है आपका डी ए कॉस थीटा अपान में आर स्क्वायर, वही चीज यहाँ पर भी है। तो यदि हम लोग चाहें डी ए कॉस थीटा अपान में आर स्क्वायर की जगह पर डी ओमेगा लिख सकते हैं ना। तो यही चीज हम लोग को यहाँ पर लिख देना है। क्या लिखेंगे हम लोग फाई ई बराबर आपका हो जाएगा, ये चीज आपको यहाँ पर लिखना है फाई ई बराबर क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और समाकलन आपका क्या हो जाएगा डी ओमेगा, क्योंकि आप लोगों ने क्या किया डी ए कॉस थीटा अपान में आर स्क्वायर की जगह पर क्या कर दिया डी ओमेगा कर दिया समीकरण सेकेंड से। तो इस प्रकार से यहाँ तक हो गया। अब समाकलन डी ओमेगा बराबर आपका क्या होता है 4 पाई स्टेरेडियन होता है। तो यदि हम लोग चाहें समाकलन डी ओमेगा बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं 4 पाई, यानी कि इसकी जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं 4 पाई लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे कि फाई ई बराबर क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर आपका यहाँ पर गुणे में क्या हो जाएगा आपका 4 पाई, क्योंकि हम लोग क्या कर देंगे समाकलन डी ओमेगा की जगह पर हम लोग 4 पाई कर देंगे। उसके बाद में फिर आपका क्या होगा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या आपका फाई ई बराबर क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट। तो यही चीज आप लोग का सूत्र निकल करके आ जाता है और ये उत्पत्ति जो आपकी होती है पूरी तरह कंप्लीट हो जाती है फाई ई बराबर क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार से यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लोग लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।